नेक्स्ट चैप्टर आते हैं सेकंड। इसमें दो पार्ट है, एक है रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। करेक्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चैप्टर 1 में एक मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने अभी फटाफट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लेटर्स रिपेकुलेट में था नहीं तो मैंने नहीं करा। एक वीडियो है 12-13 मिनट का है मार्जिनल रिलीफ का, वो आप देख सकते हो, 2x की स्पीड में देखोगे 6 मिनट में हो जाएगा, अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6(1), देखो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, कोई भी आदमी अगर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है प्रीवियस ईयर में, तो क्या बन जाता है, रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है। सेकंड केस, अगर 182 डेज नहीं रहे तो आपको क्या देखना है, पिछले प्रीवियस ईयर में अगर 60 डेज है उससे ज्यादा रहता है, या पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज है उससे ज्यादा रहता है, तो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सबसे पहले 182 डे देखो, 182 नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या देखना है, पिछले 4 साल में 365 दिन प्लस पिछले साल में 60 साल, मतलब प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो उसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। पर उसके एक्सेप्शन है, ये दो केसेस में सिर्फ 182 डेज का ही कंडीशन देखा जाएगा, ये दो केसेस में 182 डेज का ही कंडीशन देखा जाएगा। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, किसके लिए छोड़ के जा रहा है, सिर्फ दो काम के लिए, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ के जा रहा है, या कोई ऐसी इंडियन शिप है जिसका क्रू मेंबर है, ऐसा क्रू मेंबर बन के जा रहा है इंडिया से बाहर, तो सिर्फ आपको 182 डेज का कंडीशन देखना है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन था, यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है, इसका मतलब क्या होता है, वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बॉर्न हुआ है तो इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है। इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर रहता है पर इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर में, करेक्ट है, घूमने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए 182 डेज देखा जाएगा। पर एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड 15 लाख, मतलब अगर 15 लाख नहीं होता है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर 15 लाख हो गया तो क्या होगा, तो वो केस में देखा जाएगा, अगर वो 120 दिन पे इंडिया में रहता है प्लस 4 साल में 365 डेज रहता है तो इंडिया का रेजिडेंट मान दिया जाएगा, पर हमेशा आर एंड एनओआर माना जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर अगर एक बार कोई रेजिडेंट बन जाता है तो उसका एडिशनल कंडीशन देखा जाएगा, जिससे पता चलेगा वो आर एंड ओ आर है या आर एंड एन ओ आर है। उसके लिए अपने को क्या करना है, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर वो रेजिडेंट है, प्लस पिछले 7 साल में 7 प्रीवियस ईयर में अगर 730 दिन वो इंडिया में रहता है, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो क्या मान लिया जाएगा, आर एंड ओ आर मान लिया जाएगा, नहीं तो आर एंड एन ओ आर मान लिया जाएगा। ठीक है। एक और कंडीशन आती है, एक और चीज है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, अगर वो जो मैंने अमेंडमेंट वाली बात की थी ना, अगर उसका इंडिया में इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या देखना है, 182 डेज है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा वैसे भी। अगर 182 डेज नहीं है तो देखना है 120 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन, इससे ज्यादा अगर हो जाता है तो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। 182 डेज में तो वैसे भी रेजिडेंट बन जाएगा, यहाँ पे 60 नहीं है 120 डेज है। फिर बात करते हैं, और ये हमेशा आर एंड एन ओ आर होगा, डीम रेजिडेंट की बात करते हैं, मतलब अगर कोई ऐसा आदमी है जो दुनिया में कहीं भी अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, मतलब अपने डोमिसाइल के हिसाब से, अपने सिटीजनशिप के हिसाब से दुनिया में कहीं टैक्स नहीं भरता, और वो इंडियन सिटीजन है, वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, और उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, आर एंड एन ओ आर मान लिया जाएगा। इज इट ओके? फिर बात करें एचयूएफ की, एचयूएफ के केस में अपने को क्या देखना है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर होली और पार्टली इन इंडिया से है, या तो होली या पार्टली इंडिया से है तो एचयूएफ इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा, अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो एचयूएफ क्या माना जाएगा, आपका इंडियन रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। एचयूएफ के केस में भी आर एंड एन ओ आर देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है, अगर करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, पिछले 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल, तो क्या मान लिया जाएगा, आर एंड ओ आर मान लिया जाएगा। फर्म एओपी बीवाई के केस में भी सेम है, कंट्रोल मैनेजमेंट, पर यहाँ पे आर एंड ओ आर एन ओ आर नहीं होगा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। कंपनी के केस में हर इंडियन कंपनी इंडियन रेजिडेंट मानी जाती है इंडिया की, और इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब जो फॉरेन कंपनी है, अगर उसका पोएम इंडिया में फिक्स हो जाता है तो वो भी क्या मान ली जाएगी, रेजिडेंट मान ली जाएगी।
फिर सेक्शन 5 के ऊपर आते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? 4 इनकम हमेशा हम हर आदमी के लिए टैक्सेबल होंगे। सबसे पहला इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। पर एक इनकम जनरली आर एंड ओ आर होता है ना, उसके लिए पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, पर एक इनकम टैक्सेबल नहीं होती। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर कोई फॉरेन में इनकम अर्न की है, बाद में उसको इंडिया में रेमिट किया है, तो वो इनकम किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, वो ध्यान रख लेना। इनकम रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या? आपने जॉब किया, आपको सैलरी मिले, इनकम रिसीव इन इंडिया। डीम टू रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या होता है? डीम रिसीव इन इंडिया क्या होता है? सेक्शन 7 है, जिसमें 3 चीजें दी हुई है। अगर आपको आरपीएफ में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है 12% से ज्यादा करता है, तो जितना एक्सेस पोर्शन है प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो आपका इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एनपीएस का वो इनकम था, करेक्ट है। और तीसरा इनकम अगर कोई यूआरपीएफ से आरपीएफ में ट्रांसफर होता है, तो वो भी आपका डीम टू रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। मतलब अभी इनकम रिसीव नहीं हुआ है, पर कभी अभी इनकम एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, पर मान लिया जाएगा कि अभी रिसीव हो चुका है, ठीक है। फिर एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या होता है? आपका इंटरेस्ट का एग्जांपल याद करो, आपका इंटरेस्ट मिलेगा कब? जून में मिलेगा, पर बीच में मार्च तक जितना एक्रू हुआ है वो आपका क्या मान लिया जाएगा? इनकम मान लिया जाएगा। डीम टू एक्रू एंड अराइज इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 के 8 क्लॉज है, करेक्ट है। उसमें इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस, ध्यान से सुन लो भाई, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है, और साथ में एक बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट है, देख लेना। तो यहाँ पे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अभी आते हैं चैप्टर 3 के ऊपर।